हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7th क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 और इसका नाम है एयर। एयर जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एयर का मतलब हवा होता है। इससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में होती है और वो क्या करती है, एक हमारे लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट का कार्य करती है। उसके द्वारा क्या होता है, पृथ्वी के अंदर से जितनी भी गर्मी निकलती है उसको वो पकड़ लेती है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। और अगर हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो हमारा जो जीवन है वो बड़ा ही मुश्किल होता और हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती। फिर भी जब कभी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, गाड़ियों से धुआं निकलता है और भी कई प्रकार की मशीनों से धुआं निकलता है, तो क्या होता है, हमारा आसपास का जो तापमान है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इसी बढ़े हुए तापमान को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। इसका मतलब पूरी दुनिया में जो है गर्मी जो है वो अधिक मात्रा में फैलती जा रही है। इससे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है और जो बर्फ जो होती है ठंडे इलाकों में है वो पिघलना शुरू कर देती है और समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, बाढ़ आ जाती है और समुद्र के आसपास और तटीय इलाकों में तबाही मच जाती है और ये बहुत भयानक तबाही ला सकती है, जिसके कारण मनुष्य और पेड़ पौधे हैं उनको बहुत भयानक नुकसान पहुंच सकता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, सूर्य जो होता है उसके द्वारा रेडिएशन सीधी आती है पृथ्वी पे और ये रेडिएशन आने के बाद में पृथ्वी जो है वो वापस रिलीज करती है एटमॉस्फेयर के अंदर। और बहुत सारी इंफ्रारेड रेडिएशन ऐसी होती है जो एटमॉस्फेयर से गुजरती है और बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जैसा कि आपको पहले बताया गया कार्बन डाइऑक्साइड की तरह से, वो क्या करती है, इसे एटमॉस्फेयर में चारों तरफ बिखेर देती है और इसी के कारण से हमारी जो धरती है वो ठंडी नहीं रहने के बजाय गर्म रहती है। अब हम जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में। वास्तविक रूप से एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर क्या है? हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है जिसके अंदर बहुत सारी गैसेज होती है। वो क्या है? एटमॉस्फेयर होता है। ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन रक्षक भाग है। इस धरती पे जीने वाले सभी जीव जंतु और मनुष्य, उनका जो जीवन है वो इस एटमॉस्फेयर पर ही निर्भर है। इससे हमें शुद्ध हवा मिलती है और ये हमें सूर्य की जो खतरनाक किरणें हैं उनसे बचाता है। इसके बिना हमारा जीवन यापन होना बहुत ही मुश्किल है। अगर यह नहीं होता तो हम सूर्य की गर्मी से भुन जाते और सर्दियों के दिनों में जम जाते। इसलिए एटमॉस्फेयर वो परत है जिसने हमारे जीवन को इस धरती पे जीने लायक बना दिया है। अब हम पढ़ेंगे हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या क्या चीजें हैं, किन किन चीजों से ये बना हुआ है। तो सबसे पहले आप लोगों को जानना जरूरी है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस होती है और उसके बाद में अगर बात करें तो 20.9% जो है वो ऑक्सीजन गैस होती है और उसके अलावा जो बाकी बचा हुआ जो हिस्सा है उसमें आर्गन गैस होती है 0.90% और सारी गैसेज होती है 0.17% और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो 0.03% होती है। ये सारी गैसेज जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में अगर ऐसा कहा जाए कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो इन सारी गैसेज का मिला जुला एक मिक्सचर है। इन गैसेज के अलावा छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण भी हमेशा हवा में मौजूद रहते हैं। जैसा कि आपको बताया गया, नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा होती है और जब भी हम अंदर सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ नाइट्रोजन हमारे अंदर खींच लेते हैं और वो हमारे लंग्स में जाती है और हम इसे वापस
फेंक देते हैं, लेकिन प्लांट्स जो है उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है अपना जीवन यापन करने के लिए। वो सीधे नाइट्रोजन जो है हवा से नहीं ले सकते। बैक्टीरिया जो कि धूल और मिट्टी में रहते हैं, पौधों की जड़ों में रहते हैं, वो नाइट्रोजन ले लेते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे उसमें बदलाव कर देते हैं ताकि पौधे जो हैं वो उसे अपने प्रयोग के लिए ले सकें। ऑक्सीजन जो है वो 2 नंबर पे पाई जाने वाली गैस है। सभी मनुष्य के लिए और सभी जानवरों के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम जब भी सांस लेते हैं तो इसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हम अपने अंदर ले लेते हैं। मनुष्य और जानवर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। हम जितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं उतनी ही पेड़ पौधों के द्वारा चाहिए होती है, इसलिए वातावरण में पूरा संतुलन बना रहता है। परंतु कई बार ये संतुलन बिगड़ जाता है क्योंकि हम ईंधन के साधन जैसे कोयले और तेल उनको बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं और वातावरण में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाती है और इन्हीं के कारण से हमारी पृथ्वी पे वेदर और क्लाइमेट जो है उन पे बहुत नकारात्मक प्रभाव बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये बहुत सारे न्यूज़पेपर की कटिंग है। उसमें बताया जा रहा है टॉप साइंटिस्ट ऑफर्स वे आउट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये जो सारे न्यूज़पेपर हैं ये ग्लोबल वार्मिंग को पॉइंट आउट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पृथ्वी में गर्मी का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। अगर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी तो हमारे लिए और जीव जंतुओं के लिए भी जीवन यापन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सभी वैज्ञानिक और सभी मनुष्य इस बारे में विचार कर रहे हैं किस तरह से इस ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए। अगर इसे सही समय पे नहीं रोका गया तो हमारा जीवन किसी भी समय पे नष्ट हो सकता है। जैसा कि न्यूज़पेपर में कहा भी गया है, अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं रुकी तो हम वापस जुरासिक का जो युग है उस युग में पहुंच जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी बनावट किस प्रकार की है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो मुख्यतः 5 परतों में बटा हुआ है। सबसे पहले जो होता है वो अर्थ का सरफेस होता है और उसके बाद में क्या होता है, इसमें ट्रोपोस्फियर होता है, स्ट्रेटोस्फियर होता है, मेजोस्फियर होता है, थर्मोस्फियर होता है और एक्सोस्फियर होता है। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ट्रोपोस्फियर जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट परत होती है एटमॉस्फेयर की। इसकी जो एवरेज हाइट होती है वो लगभग 13 किलोमीटर होती है। हम जिस एयर को अपने श्वास में खींचते हैं वो वहीं रहती है। ज्यादातर मौसम की जो गतिविधियां होती हैं जैसे बारिश होती है, कोहरा होता है, ओले गिरते हैं, वो सारे इसी परत से होते हैं। अगली जो परत है वो है स्ट्रेटोस्फियर। जैसा कि मैंने आपको बताया ये ट्रोपोस्फियर के बाद में होती है और इसकी जो हाइट होती है लगभग 50 किलोमीटर होती है। ये जो लेयर है वो लगभग फ्री होती है बादलों से और इसमें किसी भी प्रकार की मौसम की क्रियाएं नहीं होती है। परंतु ये जो है हवाई जहाज उड़ाने के लिए बिल्कुल उचित है और इसका एक मुख्य उपयोग ये भी है, इसके अंदर हमारी ओजोन गैस होती है जो कि हमारी ओजोन परत का निर्माण करती है, जो सूर्य से आने वाली खतरनाक किरणों से हमारी रक्षा भी करती है। अगली जो परत है उसका नाम है मेजोस्फियर और ये तीसरी परत होती है और स्ट्रेटोस्फियर के ये ऊपर होती है। इसकी जो हाइट है वो लगभग 80 किलोमीटर होती है और जितने भी आप लोग देख लें कि उल्का पिंड वगैरह जो आते हैं, मेटेराइट्स जो आते हैं, वो इसी क्षेत्र में से गुजरते हैं। जैसे ही मेटेराइट्स इस क्षेत्र में आते हैं वो पूरी तरह से जल जाते हैं। अगली परत है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर में क्या होता है, तापमान जो है बहुत तेजी से बढ़ता है हाइट के साथ में। आइनोस्फियर जो है वो इसी लेयर का एक भाग है। ये जो है लगभग 80 से 400 किलोमीटर तक मोटी है। ये लेयर हमारी सहायता करती है रेडियो ट्रांसमिशन में। वास्तव में अगर ऐसा कहा जाए कि रेडियो वेव जो है
वो इसी लेयर से ट्रांसमिट होती है हमारी पृथ्वी को, तो गलत नहीं होगा। और अंतिम जो परत है उसका नाम है एक्सोस्फीयर। ये सबसे ऊपर वाली परत है और इस परत में बहुत कम हवा होती है। इसमें हल्की गैसेज होती हैं जैसे हीलियम और हाइड्रोजन। अब पढ़ेंगे वेदर और क्लाइमेट के बारे में। कई बार लगता है कि आज बारिश होगी, कई बार लगता है कि आज मौसम बिल्कुल साफ है। ये बातें अक्सर हम लोग एक दूसरे से करते रहते हैं और हम मौसम के बारे में बहुत ही अधिक उत्साहित रहते हैं। कई बार हम रेडियो टीवी पे भी इस बारे में सुनते हैं कि अभी कुछ दिनों बाद में बारिश होने की संभावना है या और कुछ होने की संभावना है। कई बार गर्मी का मौसम हमें परेशान करता है और अच्छा मौसम हमें बहुत अधिक खुशी देता है। ये जो सारे बदलाव हैं ये हमारे वेदर या मौसम के अंदर होते हैं और जिस प्रकार का वेदर होता है उसी प्रकार से हमारे क्लाइमेट में, हमारे वातावरण में चारों तरफ से बदलाव भी हो जाते हैं। वास्तव में क्लाइमेट क्या है? अगर किसी विशेष स्थान की हम लोग बात करें और वहां का जो मौसम का जो हालचाल है उसे लंबे समय तक अगर हम लोग जान लें और उसका औसत निकाल लें तो उसे हम लोग क्लाइमेट कहेंगे। अब पढ़ते हैं टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर एक ऐसी चीज है जिसे आप रोज महसूस करते हैं। ये जो टेम्परेचर जो होता है ये हमारे एटमॉस्फेयर का होता है और उसी से हम लोग गर्मी का या ठंड का जो एहसास है वो प्राप्त करते हैं और इसी एहसास को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर जो है ना केवल दिन और रात में बदलता है परंतु ये ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। जैसा कि आपको पता है गर्मियों में गर्मी ज्यादा होती है और सर्दियों में गर्मी कम होती है। इंसोलेशन का मतलब क्या होता है? हमारी पृथ्वी के द्वारा जितनी भी आने वाली सोलर एनर्जी है उसको इंटरसेप्ट किया जाता है। इंटरसेप्ट का मतलब है रोक लेना और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंसोलेशन। एक बार फिर से आप लोग समझ सकते हैं कि जितनी भी आने वाली सोलर एनर्जी है उसको हमारी पृथ्वी के द्वारा रोक लिया जाता है और इसे हम लोग इंसोलेशन कहते हैं। इंसोलेशन की जो अमाउंट है वो समय समय के अनुसार घटती और बढ़ती रहती है। इंसोलेशन की जो अमाउंट है वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ धीरे धीरे कम होती रहती है, इसलिए टेम्परेचर जो है वो उसी अनुसार कम होता रहता है। इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि जितने भी पोल्स हैं वहां पे हमेशा बर्फ क्यों रहती है और वहां का जो टेम्परेचर जो है इतना कम क्यों रहता है। इसी के कारण शहरों का जो तापमान है वो ज्यादा रहता है अगर हम लोग गांवों से उसकी तुलना करें। शहरों में बनी हुई इमारतें व अन्य वस्तुएं दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और इसी गर्मी को वो रात में छोड़ देती है, इसीलिए वहां गर्मी ज्यादा होती है। और जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, भीड़ भाड़ जो होती है, वहां पे गर्म हवा को बहुत ज्यादा पकड़ लिया जाता है। इसी कारण से वहां का तापमान जो है वो बढ़ जाता है। अब हम पढ़ेंगे वेदर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। अगर वेदर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूं तो अलग अलग प्रकार के वेदर में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो इनकी जांच को करने में सहायता प्रदान करते हैं। पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है विंड वैन। ये हमें क्या दिखाता है कि हमारी जो विंड है उसका डायरेक्शन किस तरफ से है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का सिंबल दिया हुआ है और इससे पता लग जाता है कि हवा किस तरफ चल रही है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है रेन गेज। इसमें क्या होता है, जब भी बारिश आती है तो इसमें पानी गिरता है और जितना इसमें पानी गिर के भरता है उतना ही हमारी रेन को हम लोग मेजर कर सकते हैं। बारिश को आराम से हम लोग नाप सकते हैं कि इस बार जो बारिश हुई है, आज या अभी जो बारिश हुई है वो कितनी हुई है। आगे आते हैं थर्मोमीटर और बैरोमीटर। थर्मोमीटर जो होता है वो हमारा टेम्परेचर नापने के लिए काम में लिया जाता है और बैरोमीटर जो होता है वो एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है उसको नापने में हमारी सहायता
करता है। तो ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो समय समय पे हमारी सहायता करते हैं। अब हम पढ़ेंगे एयर प्रेशर के बारे में। आपको ये जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि एयर जो है वो हमारे शरीर पर कुछ प्रेशर या दबाव डालती है, हालांकि हम इसे महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि एयर जो है वो चारों तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर डालती है और उतना ही प्रेशर हमारी बॉडी के द्वारा चारों तरफ डाला जाता है, इसलिए हम इसे महसूस नहीं कर पाते हैं। एयर प्रेशर को वास्तव में हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वो प्रेशर या वो दबाव जो हवा के वजन के द्वारा पृथ्वी के धरातल पे लगाया जाता है, उसे हम लोग एयर प्रेशर कहते हैं। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं उसी प्रकार से प्रेशर जो है वो नीचे गिरता जाता है। एयर प्रेशर जो है वो सी लेवल पे सबसे ज्यादा होता है और हाइट जो होती है बहुत ज्यादा, वहां पे ये बहुत ही कम होता है। जिन एरियाज में टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पे एयर जो है जल्दी गर्म होती है और ऊपर उठ जाती है। इससे क्या होता है, वहां लो प्रेशर एरिया बन जाता है और लो प्रेशर एरिया बनने के बाद में वहां पे बादल और नमी वाला मौसम बन जाता है। जिन एरियाज में लो टेम्परेचर होता है वहां हवा ठंडी होती है, इसलिए वहां पे हाई प्रेशर एरिया बन जाता है और हाई प्रेशर एरिया बनने के बाद में यहाँ पे मौसम साफ रहता है और अच्छा सूर्य दिखाई देता है। अब पढ़ेंगे विंड के बारे में। विंड जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ जो हवा चलती है उसे कहा जाता है और विंड का मतलब होता है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जो एयर का मूवमेंट होता है उसे हम लोग विंड कहते हैं। आपने देखा होगा हवा चलती है तो सूखे पत्ते यहाँ से वहां उड़ जाते हैं और तेज हवा में बहुत सारे पेड़ पौधे भी उखड़ जाते हैं। ये जानना बहुत ही रोचक है कि विंड का जो नाम है वो उसके डायरेक्शन के हिसाब से पड़ता है, क्योंकि जो विंड पश्चिम से आती है उन्हें वेस्टर्ली हम लोग कहते हैं। अब पढ़ेंगे मेजर प्रेशर बेल्ट्स और विंड सिस्टम के बारे में। विंड्स को मुख्यतः 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। पहला होता है परमानेंट विंड्स, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज जो है वो परमानेंट विंड्स हैं। ये पूरे साल एक ही डायरेक्शन में बहती रहती हैं। दूसरी जो विंड है वो होती है सीजनल विंड्स। ये अलग अलग सीजन के हिसाब से अपने डायरेक्शन को चेंज करती रहती है। जैसे हमारे इंडिया में जो मानसून विंड है वो एक सीजनल विंड है। तीसरी विंड का प्रकार है लोकल विंड्स। ये जो लोकल विंड्स है वो वर्ष के किसी एक विशेष समय पे चलती है। इसी का एक उदाहरण है हमारे उत्तरी भारत में लू। कई बार हवा के बहुत ज्यादा तेज चलने पर साइक्लोन जैसी तबाही भी मच जाती है। अब हम पढ़ेंगे मॉइस्चर यानी नमी के बारे में। जब पानी जमीन और अलग अलग प्रकार के पानी के साधनों से भाप बनकर ऊपर उड़ता है तो ये वाटर वेपर बन जाता है। नमी जो हवा में किसी भी समय रहती है उसे हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। और जब हवा पानी से या भाप से पूरी तरह भर जाती है तो हम इसे एक ह्यूमिड डे कहते हैं। जब हवा गर्म हो जाती है और इसकी वाटर वेपर को पकड़ने की क्षमता बढ़ जाती है तो उस दिन क्या होता है, और भी ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी वाले दिन कपड़े जो हैं उनमें पसीना ज्यादा आता है और वो सूखने में बहुत ज्यादा समय लगाते हैं और हमें बहुत ही असहजता का सामना इस दिन करना पड़ता है। जब वाटर वेपर ऊपर उठता है ये धीरे धीरे ठंडा होना शुरू होता है और उसके बाद में ये पानी की बूंदों में बदल जाता है और इसी प्रकार से बादल बन जाते हैं। जब ये बादल बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं और ये हवा में नहीं रुक पाते हैं तो बारिश के रूप में ये वापस नीचे आ जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार जेट प्लेन जब हवा में उड़ते हैं तो उनके पीछे एक सफेद सफेद पूंछ दिखाई देती है, क्योंकि इंजन की जो नमी होती है वो पीछे का जो मॉइस्चर होता है
उसको जमा देती है। प्रिसिपिटेशन जो कि ऊपर से नीचे की तरफ लिक्विड फॉर्म में आता है उसे हम लोग बारिश कहते हैं। हमारी जमीन पे जो अधिकतर पानी है वो बारिश के कारण ही आता है। प्लांट जो है हमारी पानी को सुरक्षित रखने में सहायता करते हैं। जब पेड़ पौधे और पहाड़ियां कट जाती है तो पानी बह के चला जाता है, परंतु इनकी अधिकता होने पर पानी रुक जाता है। बारिश को हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। पहली होती है साइक्लोनिक रेनफॉल, दूसरी होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल और तीसरी होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल में गर्म हवाएं ऊपर जाती है और ठंडी हवाएं जो है वो नीचे की तरफ आती है और उसी के कारण से बादल जो है वो भारी हो जाता है और वो बारिश को लेके आता है। ओरोग्राफिक जो रेनफॉल होती है उसमें भी क्या होता है, बहुत ज्यादा नमी होती है और नमी जो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ चली जाती है और ऊपर जाने के बाद में जो बादल है, बादल वो पानी से भर जाते हैं और फिर वो बारिश के रूप में नीचे गिर जाते हैं। कन्वेक्शनल रेनफॉल में क्या होता है, सूर्य की जो गर्मी है वो जमीन पे आती है और जमीन गर्म होती है तो ये गर्म जो हवाएं हैं वो ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद में वो ठंडी हो जाती है और ठंडी होने के बाद में वो बादलों का निर्माण करती है और बादलों का निर्माण करने के बाद में जब ये बादल पानी से भर जाते हैं और भारी हो जाते हैं तो बारिश के रूप में वापस नीचे हमारे पास आ जाते हैं। वर्षा हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बिना पेड़ पौधों का, जानवरों का और मनुष्य का जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है। ये हमारे लिए शुद्ध पानी लेके आती है। अगर बारिश कम होती है तो अकाल पड़ सकता है, परंतु बारिश ज्यादा होने पे बाढ़ भी आ सकती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस क्लास के और वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।